नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। इसको हम कहते हैं सॉलिड मनी रूल्स। सॉलिड मनी रूल्स। आज के वीडियो के बाद आप मुझे बताइएगा इस रूल का क्या नाम रखें। इसके लिए एक वर्ड दीजिएगा बाद में और एक सेंटेंस। मैं आपको पहले वीडियो दे देता हूँ, ठीक है? वो क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, आप लोग गेस करिएगा। I spent my college years working as a valet at a nice hotel in Los Angeles. इसको आइडिया हो गया। मैं इतना लाइन पढ़ा है। Psychology of money. I spent my college years working in a valet at a nice hotel in Los Angeles. ऑथर कहते हैं मैंने अपना कॉलेज का समय एक बहुत अच्छे से होटल में लॉस एंजलिस में, मतलब बड़े शहर में अमेरिका के, वैले की तरह काम किया। मतलब अमीर लोगों की गाड़ी पार्क करने का काम होता है। बड़े बड़े होटलों में आप जाइए और उसके बाद चाबी दे दीजिए, तो वहाँ का जो गार्ड होता है वो चाबी लेकर के गाड़ी पार्क कर देता है। उसको बोलते हैं वैले। तो ऑथर कहते हैं मैंने कॉलेज में यही काम किया। One frequent guest was technology executive. He was a genius, having designed and patented a key component in Wi-Fi routers in his 20s. और उस बड़े से होटल में एक बहुत फ्रीक्वेंट गेस्ट था जो बार बार आया करता था। वो टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था, वो टेक का बहुत एक्सपर्ट था, वो बहुत जीनियस था और उसने वाईफाई जो हम लोग आज यूज़ करते हैं उसके कुछ की कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स पेटेंट किए थे। मतलब उसने खोजी थी जब वो 20s में था, बहुत पुराने ज़माने में। ही हैड स्टार्टेड एंड सोल्ड सेवरल कंपनीज। उसने एक नहीं कई कंपनियां बनाई थी और बेची थी। ही वॉज वाइल्डली सक्सेसफुल। इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, wildly successful था। He also had a relationship with money I describe as a mix of insecurity and childish stupidity. और इस आदमी का पैसे के साथ जो रिश्ता था उसको मैं कहूँगा मिक्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड चाइल्डिश स्टूपिडिटी। पैसे के साथ जो उसका रिश्ता था वो था इनसिक्योरिटी का और चाइल्डिश स्टूपिडिटी का। ये कैसा होता है? एक चाइल्डिश स्टुपिडिटी मतलब बच्चों की तरह पैसे करता था, जो अच्छा लग गया उस पे पैसा फेंक दिया। और इनसिक्योरिटी? इसको मुझे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होता था कि मेरे पास जो है वो सब चला जाएगा, कम है। ढेर सारा पैसा कमा लिया था लेकिन फिर भी इनसिक्योर था कि जो कमाया है सब खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ बच्चे की तरह पैसा उड़ाता था किसी भी चीज़ में। ही कैरीड अ स्टैक ऑफ $100 बिल्स सेवरल इंचेस थिक। वो जब कहीं जाता था तो गड्डी लेके जाता था, 100 की गड्डी। ही शोड इट टू एवरीवन हु वांटेड टू सी इट एंड मेनी हु डिडंट। और जहाँ जाता था निकाल निकाल के दिखाता था। बहुत से लोग जो देखना चाहते थे उनको और जो नहीं देखना चाहते थे उनको भी। ही ब्रैग्ड ओपनली एंड लाउडली अबाउट हिज वेल्थ, ऑफन वाइल ड्रंक एंड ऑलवेज एप्रोपोस टू द सब्जेक्ट ऑफ समथिंग ऑफ नथिंग। और खूब ब्रैग करता था अपने पैसे के बारे में, मतलब दिखाता था, शो ऑफ करता था, खास तौर से जब वो दारू पी लेता था तब। वन डे ही हैंडेड वन ऑफ माई कलीग्स several $1,000 of cash and said, go to the jewelry store down the street and get me few $1,000 gold coins, $1,000 gold coins। और एक दिन उसने मेरे एक दोस्त को, क्योंकि ये लोग वैले का काम करते थे पार्किंग में, तो उसने उसको करीब कुछ $1,000 दिए, मतलब कुछ लाख रुपए दिए और उससे कहा सुनो $1,000 का सोने का सिक्का लेकर आओ। An hour later, gold coins in hand, the tech executive and his buddies gathered around by a dock overlooking a Pacific Ocean. 1 घंटे बाद इनके पास हाथ में सोने के सिक्के हैं, तो वो टेक एग्जीक्यूटिव और उसके दोस्त बडीज़
एक समुद्र के किनारे खड़े हो गए. Then they proceeded to throw the coins into the sea, skipping them like rocks, crackling as they argued whose went farthest, just for fun. और उसके बाद वो सोने के सिक्के ले लिया, कुछ अपने दोस्तों को दिया और कहा देखते हैं किसका सबसे दूर जाके गिरता है पानी में. मौज, पैसे वाले भाई, मेरा पैसा है, जो चाहूँ वो करूँ. Days later, he shattered a lamp in the hotel restaurant. और कुछ दिनों बाद उसने होटल के रेस्टोरेंट में एक लैम्प था, उसको तोड़ दिया. The manager told him it was $500 lamp and he had to replace it. मैनेजर ने कहा सर ये जो आपने तोड़ा है ना ये $500 का था. $500 मतलब कितना? 50,000 रुपये. करीब 50,000 रुपये का है जो आपने बर्बाद कर दिया. उसको पैसे आपको देने पड़ेंगे. You want $500? The executive asked incredulously while pulling a brick of cash from his pocket and handing it to the manager. Here, $5,000. Now get out of my face and don't even ever insult me like that again. उसने कहा $500 चाहिए. निकाला जेब में से $5,000. जहाँ उसको 50,000 चाहिए थे, 5 लाख रुपए उसको दिए. बोले अब दफ़ा हो जाए यहाँ से, मेरी बेइज्जती मत करना कभी ऐसे, जानते नहीं मेरी औकात क्या है. You may wonder how long this behavior could last and the answer was not long. आप सोचते होंगे कि ऐसा ये कब तक कर पाया, कितने दिनों तक ये याशी बदतमीज़ी कर पाया. इसका आंसर है not long. बहुत दिन तक नहीं कर पाया. I learned years later that he went broke. कुछ साल बाद मुझे पता चला कि ये आदमी ब्रोक हो गया था. ब्रोक मतलब कंगाल हो गया था. The premise of this book is that doing well with money has little to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. इस पूरी सीरीज का प्रिमाइस क्या है? ऐसे एक फिल्म होती है ना, शोले फिल्म देखी है आपने? शोले फिल्म की प्रिमाइस क्या है? 2 गुंडे हैं और एक बूढ़ा आदमी है, उसका पूरा परिवार को डकैत ने मार दिया है और उसको लगता है कि दोनों गुंडे हैं फिर भी इनके अंदर अच्छाई है और फिर 2 गुंडे अच्छे इंसान बन जाते हैं एट द एंड ऑफ द लाइफ. ये है प्रिमाइस. इस सीरीज का प्रिमाइस है, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, डूइंग वेल विथ मनी हैज़ लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर. अगर आप पैसा अच्छा कमाना चाहते हैं और अच्छे पैसे के साथ जीना चाहते हैं तो इसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि आप कितने समझदार हैं पढ़ाई लिखाई करने में, कितने प्रोडिजी हैं, कितने जीनियस हैं, इससे ताल्लुक़ नहीं है. इसका मेन ताल्लुक़ है हाउ यू बिहेव. आपका बिहेवियर कैसा है. इसलिए आज के वीडियो के बाद आप अपने आप से पूछना शुरू करिएगा, मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं कैसे बिहेव करता हूँ. एंड द बिहेवियर इज़ हार्ड टू टीच इवन टू रियली स्मार्ट पीपल. और जो चीज़ किताबों में होती हैं वो तो हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन बिहेवियर ये पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है. यहाँ तक कि जो लोग पढ़ने में बहुत तेज़ हैं उनको भी बिहेवियर सिखाना बहुत मुश्किल काम है. मेरे पिछले कंपनी के जो CEO थे वो बोलते थे एक अनपढ़ आदमी को ले लो लेकिन उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए तो उसको सिखा लोगे. वाइस वर्सा, एक घमंडी, एक बदतमीज़ को जो बहुत जीनियस है उसको ले लो, वो बहुत नुकसान करेगा तुम्हारा. A genius who loses control of their emotions can be financial disaster. एक जीनियस, बहुत समझदार, जो अपने इमोशंस को खो देता है, कंट्रोल खो देता है, वो फाइनेंशियल डिजास्टर हो जाता है. मतलब खूब पैसे डुबाता है, बर्बाद कर देता है पैसा. द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू. ऑर्डनरी फोक्स विथ नो फाइनेंशियल एजुकेशन. और इसका उल्टा भी सच है. आम आदमी जिनके पास कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है कैन बी वेल्दी इफ़ दे हैव हैंडफुल ऑफ बिहेवियर स्किल्स दैट हैव नथिंग टू डू विथ फॉर्मल मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस. सिंपल आम आदमी जिसके पास कोई पैसे रुपए की पढ़ाई लिखाई नहीं की है, उसने किसी बड़े कॉलेज से पढ़कर नहीं आए हैं,
लेकिन उनके पास कुछ हैंडफुल ऑफ बिहेवियरल स्किल्स है, कुछ 2-4 ऐसे स्किल, ज़्यादा नहीं, जो अच्छे हैं और उसका पैसे की नापतोल से कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग अच्छा करेंगे। तो कुछ 2-4 ऐसे बिहेवियर आपको सीखना पड़ेगा जो आपको पैसा बचा के रखा सके और आपको अमीर बना सके। इसको समझने के लिए हम लोग 2 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एक है रोनाल्ड जेम्स रीड और दूसरे हैं मिस्टर रिचर्ड फेस्कॉन। तो सबसे पहले रोनाल्ड जेम्स रीड की कहानी सुनिए। ही वॉज अ philanthropist, इन्वेस्टर, जेनिटर एंड अ गैस स्टेशन अटेंडेंट। इनका प्रोफाइल क्या है? ये एक अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, मतलब है नहीं, थे। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब कम ऑन श्रीश, फिलैंथ्रोपिस्ट गरिमा, अच्छा बोल तो दो, फिलैंथ्रोपी बोलो, फिलैंथ्रोपी, थ्रो बता दो भाई। मतलब फिलैंथ्रोपी मतलब होता है जिसमें आप पैसा लगाते हो गरीबी दूर करने के लिए और दुनिया में अच्छाई लाने के लिए। जैसे कि बिल गेट्स बहुत बड़ा बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है जिसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई है। वो अपना पूंजी ऐसी जगह पे लगाता है जहाँ पे भुखमरी खत्म होगी। ऐसे जो पब्लिक की हेल्प करने के लिए पैसा खर्च करे उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। बिजनेसमैन तो वो होता है जो पैसा लगाता है और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, लेकिन जो अपना पैसा लगा करके पब्लिक को हेल्प करता है उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, तो ये आदमी है फिलैंथ्रोपिस्ट, ये आदमी है इन्वेस्टर, और इसके 2 और काम है, नौकरी हैं, जेनिटर और गैस स्टेशन अटेंडेंट। जेनिटर मतलब झाड़ू पोछा लगाने वाला घर बताए, गरिमा को नहीं पता था। है। JANITOR, जेनिटर जो टॉयलेट साफ करता है, झाड़ू पोछा लगाता है, जमादार। और गैस स्टेशन अटेंडेंट मतलब पेट्रोल भरता है। हाँ, ये 2 काम करता था, इसके साथ साथ फिलैंथ्रोपी करता था और इन्वेस्टर भी था। रोनाल्ड रीड वॉज बॉर्न इन रूरल वेरमाउंट। ये पैदा हुआ था एक वेरमाउंट के गांव में। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन हिज फैमिली टू ग्रेजुएट हाई स्कूल। वो अपने परिवार का पहला बंदा था जो हाई स्कूल पढ़ा था। मेड ऑल द मोर इम्प्रेसिव बाय द फैक्ट दैट ही हिच हाइक्ड टू कैंपस ईच डे। प्लस बड़ा फेमस था क्योंकि लोग कहते थे कि यार ये अपने स्कूल जाता था हिच हाइक करके, मतलब पहाड़ी और इस तरह से नहीं, कहानियाँ हैं, पहाड़ी चढ़ चढ़ करके स्कूल जा रहे हैं, नदी पार कर करके स्कूल जा रहे हैं, ऐसे। फॉर दोज हु न्यू रोनाल्ड रीड देयर वॉजंट मच एल्स वर्थ मैंशनिंग। और जो लोग भी, बाकी लोग जो जानते थे रोनाल्ड रीड को, कुछ ज़्यादा बताने के लिए था नहीं। हिज लाइफ वॉज अबाउट एज लो की एज दे कम। इसकी ज़िंदगी एकदम लो की थी, कोई फ्लैश नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, कोई हाईलाइट नहीं, बहुत फेमस आदमी नहीं था ये। रीड फिक्स्ड कार्स एट गैस स्टेशन फॉर 25 years एंड स्वेप्ट फ्लोर्स एट JC Penney फॉर 17 years। इसने 25 साल तक लोगों की गाड़ियाँ साफ़ की, उसको ठीक किया, और JC Penney नाम के बैंक था, वहाँ पर 17 साल तक के लिए साफ़ सफाई करता था, ज़मीन की झाड़ू पोछा करता था। ही बॉट अ 2 bedroom हाउस फॉर $12,000 एट द एज ऑफ 38। जब वो 38 साल का था तो उसने $12,000 का 2 bedroom का घर लिया। $12,000 कितना होता है रुपए में? 10 लाख का घर लिया, 2 रूम अपार्टमेंट। मैं आप लोगों को यहाँ पर पर्सपेक्टिव के लिए बता दूँ कि मुंबई में जो सबसे पहला फ्लैट लिया गया था, पिताजी ने लिया था, 1 रूम का लिया था, जिसमें मैं, पापा, मम्मी, बब्बू और मेरे मामा जी रहा करते थे। उसको बेचा था, ख़रीदा था उसको 5 लाख का, बेचा था उसको 9 लाख का। उसमें हम लोग 2 साल रुके थे। फिर एक 2 BHK लिया था जो 9.5 लाख रुपए का लिया था। ये लिया था 1989 में, तो तकरीबन उतने का ही, 10 लाख का इसने 2 BHK घर लिया। 38 साल का था उस समय, और अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं बिताई, उसी घर में। ही वॉज विडोड एट द एज ऑफ 50 एंड नेवर रीमैरिड।
जब वो 50 साल का था उसकी वाइफ ख़त्म हो गई, वो विडोड हो गया और उसके बाद दोबारा कभी शादी नहीं की इसने। अ फ्रेंड रिकॉल्ड दैट हिज मेन हॉबी वॉज चॉपिंग फायरवुड। और एक दोस्त बताता है कि इसको बोर होता था तो उसकी मेन हॉबी क्या थी? लकड़ियाँ काटना, फायरवुड चॉपिंग उसका शौक था। रीड डाइड इन 2014 एट द एज ऑफ 92। रीड की मौत हुई है 92 ईयर्स की एज में 2014 में बीजेपी के आते ही। विच इज़ देन व्हेन द हम्बल रूरल जेनिटर मेड इंटरनेशनल हेडलाइंस। और उस समय ये पूरी दुनिया में फेमस हो गया इसके मरने के बाद। क्यों? 28,13,503 अमेरिकन डाइड इन 2014। 28,13,503 लोग मरे थे 2014 में। ठीक है, इतने अमेरिकन मरे थे। एक साल में इतने लोग मरते हैं अमेरिका में, एवरेज 28 लाख लोग मरते हैं। Fewer than 4,000 of them had net worth of over $8 million when they passed away. लेकिन उस 28 लाख में से 4,000 से भी कम लोग ऐसे थे, 28 लाख में से 4,000 से भी कम ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ थी $8 मिलियन। $8 मिलियन कितना होगा? अरे एक 66 करोड़, करीब 70 करोड़। ठीक है, रोनाल्ड वाज वन ऑफ देम, और ये उसमें से एक था जिसकी नेटवर्थ कितनी थी? 68 करोड़। 68 करोड़। In his will, the former janitor left $2 million to his stepkids and more than $6 million to his local hospital and library. उसने जो शादी की थी ना, तो उससे उसको बच्चे नहीं हुए थे। उसकी वाइफ को पहले हस्बैंड से बच्चे थे, स्टेप सन थे। तो जब वो मरा है तो अपने स्टेप किड्स के लिए, सौतेले बच्चों के लिए 16 करोड़ रुपए छोड़ कर गया, और बाकी 50 करोड़ के करीब उसने हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान दे दिया। यह है फिलैंथ्रोपी। दोज हु न्यू रीड वर बैफिल्ड। जो लोग भी रीड को जानते थे, ये करोड़पति आदमी, बैफिल्ड हो गए। वेयर डिड ही गेट ऑल दैट मनी? इतना पैसा आया कैसे इसके पास? ये तो जेनेटर था, झाड़ू पोछा लगाता था। इट टर्न्ड आउट देयर वॉज नो सीक्रेट, देयर वॉज नो लॉटरी विन, नो इनहेरिटेंस। पता चलता है कि कोई सीक्रेट नहीं था, ये कोई लॉटरी नहीं जीता था, इसके पास कोई इनहेरिटेंस नहीं थी। मतलब पुराने, हाँ, माँ बाप ने पैसा दिया हो। श्रीश जाओ अंदर सो जाओ बेटा, अंदर जाओ, सो जाओ, खाना खा के सो जाओ, बैठे बैठे हाथ दर्द करेगा। रीड सेव्ड वॉट लिटिल ही कुड एंड इन्वेस्टेड इन ब्लू चिप स्टॉक्स। रीड ने जो थोड़ा बहुत पैसा बचा पाता था बचाया, और उसको ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा दिया। ब्लू चिप स्टॉक मतलब होता है उन कंपनीज के स्टॉक जो बहुत रेपुटेबल कंपनी है, नामी कंपनी, उनका ब्रांड नेम बहुत अच्छा होता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है। जैसे ये HDFC है, जैसे ये किताब खरीदा है अपने अनयूजुअल बिलियनर, एशियन पेंट, MRF, इस तरह की कंपनीज जो रेपुटेड हैं, एप्पल। तो ऐसी कुछ कंपनीज के स्टॉक्स उसने खरीदे थे। देन ही वेटेड फॉर डेकेड्स ऑन एंड एज टाइनी सेविंग कंपाउंडेड इनटू मोर देन $8 मिलियन। उसके बाद वो कुछ नहीं किया, उस पैसे को रख दिया स्टॉक में, और 10 साल बीत गए, टाइम बीत गया, और उसका थोड़ा बहुत जो था पैसा, टाइनी अमाउंट, वो कंपाउंड होते 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 $8 मिलियन हो गया, करीब 70 करोड़ हो गया। दैट्स इट, फ्रॉम जेनेटर टू फिलैंथ्रोपिस्ट। बस यही कहानी है, एक जेनेटर से एक फिलैंथ्रोपिस्ट की कहानी। इसके कंपैरिजन में एक और भाई साहब हैं, उनकी भी कहानी सुन लीजिए आप। A few months before Ronald Reid died, another man named Richard was in the news. जब ये मरे थे रोनाल्ड रीड, हमारे करोड़पति जी, जेनेटर, एक और आदमी था जो न्यूज़ में था, उसका नाम था रिचर्ड फुस्कॉन। क्या नाम था? रिचर्ड फुस्कॉन। एंड ही वॉज एवरीथिंग रोनाल्ड रीड वॉज नॉट। और ये आदमी वो हर चीज़ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। ये था हार्वर्ड एजुकेटेड मेरिल लिंच एग्जीक्यूटिव विथ MBA।
हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, मेरिल लिंच कंपनी का एग्जीक्यूटिव, मतलब बहुत बड़े बैंक का एग्जीक्यूटिव, उसके पास अपना MBA था। फस्कॉन हैड अ सक्सेसफुल करियर इन फाइनेंस दैट ही रिटायर्ड इन हिज 40s टू बिकम अ फिलैंथ्रोपिस्ट। ये इतना पैसा कमाया इसने, सक्सेसफुल हुआ कि 40 साल की उम्र तक ये रिटायर हो गया और ये बन गया फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? जो गरीब लोग पे अपना पैसा खर्च हाँ, वो प्रॉपरली काम करता है गरीबों के लिए। फॉर्मर मेरिल CEO डेविड कोमनास्की praised Fuscon's business savvy leadership skill, sound judgment and personal integrity। जो मेरिल लिंच के उस समय के CEO थे डेविड कोमांस्की, वो फस्कॉन के बारे में कहते हैं यार ये आदमी कमाल का जीनियस आदमी है, बिजनेस सेवी है, बिजनेस में एक्सपर्ट है, इसकी लीडरशिप स्किल बहुत बढ़िया है और इसका जजमेंट एकदम साउंड है और ये पर्सनल इंटीग्रिटी भी है, ये पर्सनली भी बहुत सोच समझ करके काम करता है। Crane's business magazine once included him in a 40 under 40 list of successful businessmen। आजकल जैसे टाइम्स है, फॉर्च्यून है, ऐसी एक मैगज़ीन थी क्रेन्स, वो मैगज़ीन ने इसको 40 under 40 कि 40 साल में बहुत कम लोग होते हैं जो इतने अमीर होते हैं, उसमें से एक आदमी ये भी है, उसकी लिस्ट निकलती है। बट देन लाइक द गोल्ड कॉइन स्किपिंग टेक एग्जीक्यूटिव एवरीथिंग फेल पार्ट। फिर इसके साथ क्या हुआ? वही हुआ जो भाई साहब के साथ हुआ था। कौन से? जो कॉइन फेंक रहे थे पानी में, जो पैसा उठा उठा कर फेंक रहे थे। इन द मिड 2000s फस्कॉन बोरोड heavily on to expand an 18,000 square foot home in Greenwich, Connecticut, and had 11 bathrooms, 2 elevators, 2 pools, 7 garages, and costs more than $90,000 a month to maintain। पैसे बहुत कमा लिए और इनके पास अच्छा नाम भी हो गया था। थोड़ा बहुत बिजनेस में कभी ऊपर नीचे सबके साथ होता है, लेकिन फिर भी इनकी इच्छा थी, तो बचपन से लोगों की इच्छाएं होती हैं। सन 2000 में इन्होंने कुछ पैसे उधार लिए बैंक से और एक 18,000 स्क्वायर फीट का घर खरीदा। 18,000 स्क्वायर फीट कितना होता है पता है? ये ज़मीन जिसमें हम लोग बैठे हैं, इसकी एक फ्लोर है 2,000 स्क्वायर फीट, जिसको 18 गुना कर लीजिए। इस घर में 11 बाथरूम थे, 2 लिफ्ट थे, 2 स्विमिंग पूल थे, 7 गराज थे कार की, और इसको मेंटेन करने के लिए $90,000 एक मंथ में लगता था। करीब 7.5 लाख रुपए महीना खाली इस घर को मेंटेन करने के लिए लगता था। और फिर आ गया 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। जैसे कोविड था तो दुनिया में बीमारी लाया। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में पैसे की दुनिया पूरी हिल गई। बबल नहीं बोल सकते, बबल बोलते हैं क्राइसिस में। द क्राइसिस हिट वर्चुअली एवरीवन्स फाइनेंसेस। उससे तकरीबन हर आदमी के फाइनेंसेस को धक्का लगा। इट अपरेंटली टर्न्ड फस्कॉन्स इनटू डस्ट, और इसने फस्कॉन को डस्ट बना दिया, धूल बना दिया। हाई डेट एंड इलिक्विड एसेट्स। इसके पास 2 चीज़ें थी जो उसके पास नहीं थी। हाई डेट, कर्जा को ढेर सारा कर्जा, और इलिक्विड एसेट। इलिक्विड एसेट मतलब तुरंत निकाल नहीं सकते, वो पैसा फंसा हुआ है। कोई ऐसा पैसा जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ज़मीन का पैसा वो इलिक्विड एसेट है। नहीं, ज़मीन फिर भी लिक्विड एसेट है, कुछ तो मिलेगा आपको। इलिक्विड एसेट मतलब स्टॉक मार्केट का जो पैसा आपने लगाया है लेकिन अभी निकल नहीं पा रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है। कार, आपने 50 लाख की कार ले ली है लेकिन वो बिक नहीं रही है, आप सोच रहे हैं कि नहीं 50 लाख की है। इलिक्विड एसेट मतलब इसके पता है आपको इसका इतना पैसा मिलेगा ही। सोना लिक्विड एसेट है, म्यूचुअल फंड लिक्विड एसेट है, FD लिक्विड एसेट है, ज़मीन भी लिक्विड एसेट है। अगर आप 1 करोड़ की ज़मीन लें, बुरी सी बुरी कंडीशन में वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख का तो बिकेगा ही। तो ये भाई साहब बैंकरप्ट हो गए। आई करंटली हैव नो इनकम, ही अलाइडली टोल्ड बैंकरप्सी जज इन 2008। 2008 में बैंकरप्सी का जज होता है, उसके सामने खड़े होकर उन्होंने कहा मेरे पास कोई इनकम नहीं है। फर्स्ट हिज पाम बीच हाउस वॉज फोरक्लोज्ड। सबसे पहले इसकी नीलामी की गई इसके प्रॉपर्टी की, ताकि लोन भरा जा सके। तो इसके पास पाम बीच में घर था, उसको नीलाम कर दिया। 2014 में इट वॉज ग्रीनविच मैंसन्स टर्न। 2014 में उसका जो ये 18,000 स्क्वायर फीट का ग्रीनविच का मैंशन था, विला, घर, उसकी बारी थी। 5 months बिफोर रोनाल्ड रीड लेफ्ट हिज फॉर्च्यून टू चैरिटी, रोनाल्ड
Richard Fuscon home, where guests recalled the thrill of dining and dancing atop a see-through covering on a home's indoor swimming pool, was sold in a foreclosure auction for 75% less than an insurance company figured it was worth. आज आप धीरू भाई मानी का घर के बारे में अगर लिखेंगे ना कितने का है, तो बोलता है $1 अरब। तो ऐसे ही इस घर का भी बड़ी कीमत बताई थी इंश्योरेंस कंपनीज़ ने, बैंकों ने। और लोग बताते हैं कि ये घर ऐसा था जिसमें कि ज़मीन से लेकर दीवार तक बड़ी बड़ी शीशे थे, उसमें लोग इंडोर स्विमिंग पूल था, उसमें मज़े किए हैं। जब ये बिका है तो जितने का था उससे 75% कम में बिका है। अगर इसने 10 करोड़ का ख़रीदा होगा तो मुश्किल से 2-2.5 करोड़ मिले होंगे बैंक को, इसको नहीं, ये तो दिवालिया हो गया था। रोनाल्ड रीड वॉज पेशेंट, फॉर रिचर्ड फेस्कॉन वॉज ग्रीडी। दोनों में अंतर क्या था सुनिए। रोनाल्ड रीड उसी टाइम पर उसने चैरिटी में दिए थे 50 करोड़ रुपए। रोनाल्ड रीड था पेशेंट। पेशेंट मतलब बीमार, पेशेंस मतलब धीरज वाला। और रिचर्ड फेस्कॉन था लालची। दैट्स ऑल इट टुक टू एक्लिप्स द मैसिव एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस गैप बिटवीन द टू। बस यही चीज़ से, ये एक चीज़ से वो आदमी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था उसके ऊपर ग्रहण चढ़ गया। ये आदमी पढ़ा लिखा था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसकी सारी पढ़ाई लिखाई पर ग्रहण चढ़ गया, लालच। The lesson here is not to be more like Ronald and less like Richard, though that's not a bad advice. मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर कि आप रोनाल्ड की तरह बनो, पढ़ो लिखो मत, अच्छी कमाई मत करो, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हालांकि अगर ऐसा करोगे, उसकी तरह करोगे तो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। The fascinating thing about these stories is how unique they are to finance. सुनिए, इसको समझिए। ऐसे ऐसे बहुत से लेसन्स मिलेंगे जो आप लोग सुनेंगे उसके बाद भूल जाएंगे। भूल इसलिए जाएंगे क्योंकि इस तरह के लेसन्स हमारे सिस्टम 1 को समझ में नहीं आते, सिस्टम 2 को समझ में आते। जब बहुत देर से सोचेंगे, कहीं वीडियो सुनेंगे, कहीं लेक्चर सुनेंगे, कहीं कोई किताब, कोई आर्टिकल कुछ समझाएगा तब तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके तुरंत बाद गायब हो जाएगा। फैसिनेटिंग थिंग अबाउट दीज स्टोरीज इज हाउ यूनिक दे आर टू फाइनेंस। कमाल की चीज़ ये है कि इस तरह की कहानियाँ फाइनेंस के लिए बहुत यूनिक हैं। इन वॉट अदर इंडस्ट्रीज डज someone with no college degree, no training, no background, no formal experience and no connection massively outperform someone with best education, the best training and the best connections? हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड मनी रूल्स। क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड मनी रूल्स। अगर आप किसी और जगह पर हैं, पैसे की दुनिया में नहीं, किसी और जगह पर आप एक इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस में हैं, कहीं पर, वहाँ आपको कॉलेज डिग्री चाहिए अच्छा काम करने के लिए, ट्रेनिंग चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, फॉर्मल एक्सपीरियंस चाहिए, कनेक्शंस चाहिए, हर चीज़ चाहिए ताकि आप लाइफ में आगे कुछ अच्छा कर सकें एज अ स्पेशलिस्ट, एज अ डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट वगैरह वगैरह। आई स्ट्रगल टू थिंक ऑफ एनी, इट्स इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ अ स्टोरी अबाउट रोनाल्ड रीड परफॉर्मिंग अ हार्ट ट्रांसप्लांट बेटर देन हार्वर्ड ट्रेन सर्जन। पर्सपेक्टिव के लिए समझिए। अगर मैं आपको कहूँ ये आदमी है ना, कुछ नहीं जानता था, एकदम गरीब, अनपढ़, लेकिन सर्जरी बड़ा अच्छा करता है, हार्ट की सर्जरी बड़ा अच्छा करता है, आप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो आदमी हार्ट की सर्जरी कर रहा है, ब्रेन की सर्जरी कर रहा है, कोई बहुत मुश्किल काम कर रहा है, उसको पढ़ाई चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। और डिजाइनिंग अ स्काई स्क्रेपर सुपीरियर टू द बेस्ट ट्रेन आर्किटेक्ट, there will never be a story of a janitor outperforming world top nuclear engineer. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक जेनेटर, झाड़ू पोछा लगाने वाला, दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर से, न्यूक्लियर इंजीनियर से अच्छा काम कर सके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बट दीज स्टोरीज डू हैपन इन इन्वेस्टिंग। लेकिन इस तरह की कहानियाँ एक बार नहीं 100 बार होंगी। कहाँ पर? इन्वेस्टिंग में, पैसे की दुनिया में। The fact that Ronald Read can coexist with Richard Fuscon has two explanations. ये बात
ये सच्चाई कि रोनाल्ड रीड जैसा आदमी रिचर्ड फेस्कॉन के साथ एक साथ आपको दिखाई देगा, इसके दो एक्सप्लेनेशंस हैं। सबसे पहला तो किस्मत, भाई उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए उसने अमीर हो गया। लेकिन दूसरा है, एंड आई थिंक मोर कॉमन, और ये ज़्यादा होता है, दैट फाइनेंशियल सक्सेस इज़ नॉट अ हार्ड साइंस। पैसा कमाना ये कोई बहुत मुश्किल साइंस नहीं है। देखिए, आपने BCA किया, आपने BBA किया, मैंने MBBS किया, बड़ी मम्मी अब और पढ़ाई करना चाहती हैं। 17-18 सब्जेक्ट्स हैं और हर एक सब्जेक्ट में बहुत ढेर सारा फैक्ट है। इतना फाइनेंशियल वर्ल्ड में नहीं है। ये है इजी साइंस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड मनी रूल्स, पैसे के रूल्स। मैं आपको ऐसे मेडिकल रूल्स नहीं बता सकता कि ऐसे ऐसे कर लो डॉक्टर बन जाओ। मैं आपको सॉलिड आर्किटेक्चरल के रूल्स नहीं बता सकता कि ऐसे करो और बिल्डिंग बना लो, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, नहीं हो सकता। इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वॉट यू नो। पैसे कमाना एक सॉफ्ट स्किल है जहाँ पर आप कैसे बिहेव करते हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कि आप क्या क्या जानते हो। आई कॉल इट सॉफ्ट स्किल इन साइकोलॉजी ऑफ मनी। द एम ऑफ दिस बुक इज़ टू यूज़ शॉर्ट स्टोरीज टू कन्विंस यू दैट सॉफ्ट स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन टेक्निकल साइड ऑफ मनी। इसको समझिए कि ये जैसे आप साफ़ सफाई करते हैं या हम लोग आजकल एडिटिंग करते हैं, आपने सीख लिया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से सीखी जा सकती है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल नहीं है, आसान स्किल है, क्योंकि इसमें आपको कोई टेक्निकल साइड नहीं पढ़ना। आई वुड डू दिस इन अ वे दैट विल हेल्प एवरीवन फ्रॉम रीड टू फेस्कॉन एंड एवरीवन इन बिटवीन मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन। तो मैं आपको वो सॉफ्ट स्किल बताऊंगा आगे चल के रूल्स में, ताकि हर आदमी, चाहे वो रीड जैसा हो, गरीब आदमी हो, चाहे फेस्कॉन जैसा हो, अमीर है लेकिन गलतियां कर रहा है, सबको हेल्प हो ताकि आप सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। These soft skills are, I have come to realize, greatly underappreciated. ऑथर कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि इस तरह के स्किल्स बहुत कम बताए जाते हैं, लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते। स्कूल्स में कोई पढ़ाता ही नहीं, कॉलेज में कोई पढ़ाता ही नहीं है। फाइनेंस इज overwhelmingly taught with a math-based field where you put data into a formula and formula tells you what to do and it is assumed that you will just go and do it. पैसे की दुनिया को कहा जाता है फाइनेंस, और फाइनेंस में ये माना जाता है कि हर चीज़ मैथ बेस्ड है। कि आपने बैंक से लिया 1 करोड़ रुपए, 10% यहाँ लगाया, 5% यहाँ लगाया, 15% यहाँ लगाया, इतना पैसा बच गया, इतने में आपने बिजनेस चलाया, इतना बैंक को रिटर्न किया, ब्याज इतना हुआ। लगता है सब कुछ फार्मूला बेस्ड है, बस फार्मूला लगाओ रिजल्ट पाओ, ऐसा लगता है। दिस इज़ ट्रू इन पर्सनल फाइनेंस वेयर यू आर टोल्ड टू हैव 6 months इमरजेंसी फंड एंड सेव 10% ऑफ योर सैलरी। ठीक है, फार्मूला सही चीज़ है, अच्छी चीज़ है। मुझे भी पिताजी ने कहा था, देखो जब मैं नौकरी करना शुरू किया, कि जब पैसा आए तो उसमें 6 months सैलरी, 6 महीने तक जो पाते हो कमाते हो उसको इकट्ठा कर लो। मतलब अगर मैं 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ, मेरा 5,000 रुपये महीना खर्चा होता है, बचा कितना? कितने कमाते हैं? 10 कमाता हूँ, 5 खर्चा हो गया, 5 बचा। 6 महीने में कितना सैलरी आएगी? 6 महीने में 60,000। 60,000। तो और बचेगी कितनी? 30,000। तो अगर 30,000 बची तो मैं 1 साल में 60,000 बचा सकता हूँ। तो 60,000 मतलब मेरी 6 महीने की सैलरी। अच्छा, इस तरह के चीज़ें ठीक है, फॉर्मूला लगाना सही है पर्सनल फाइनेंस के लिए। एंड इट इज़ ट्रू इन कॉर्पोरेट फाइनेंस वेयर CFOs कैन मेजर द प्रिसाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और यही होता है जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वहाँ पर भी आपको सब कुछ हिसाब किताब लगाना पड़ता है। यू कैन मेजर द प्रिसाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जब आप कहीं से पूंजी उठाते हो बैंक से तो उसका क्या कॉस्ट देना पड़ता है। ये CFO मेजर करते हैं। समझो कार लेते हो तो उसका रेट होता है,
भाई 10 लाख 20 लाख की कार होती है। ऐसे ही जब आप पूंजी उठाते हो बैंक से तो उसकी भी कॉस्ट पड़ती है। क्या कॉस्ट पड़ती है? नहीं, ब्याज देना पड़ता मैं है। कह रहा है CFOs can measure the precise। हाँ, तो अगर आप किसी बड़ी कंपनी के CFO हो तो वहाँ पर भी आपको जोड़ घटाना करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। It is not that any of these things are bad or wrong. It is that knowing what to do tells you nothing about what happens in your head when you try to do it. तो फॉर्मूला लगाना, मैथ्स पढ़ना, मैथ लगाना सब सही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आदमी ये नहीं बताता कि जब आप फॉर्मूला लगाओगे, पैसे कमाओगे, उधार लोगे, बिजनेस चालू करोगे, आपके पास पैसा आएगा, आपके दिमाग में क्या होगा। क्योंकि हम सब के सब खाली आई सेंटर नहीं है, खाली बुद्धि नहीं है, हम ई सेंटर भी हैं। एक आदमी जो करोड़पति होता है फस्कॉन की तरह, उसको ये थोड़ी पता था कि मैं अय्याशी करूँगा। उसको ये थोड़ी पता था कि मैं लोन लेते 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 मेरी हालत ऐसी हो जाएगी कि मैं बैंकरप्ट हो जाऊँगा। ये है बिहेवियर। हम इस सीरीज़ में जो रूल्स पढ़ेंगे वो गणित के रूल्स नहीं पढ़ेंगे, वो तो आपको MBA में सिखाया जाएगा। अगर आप वो कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें पढ़ाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, अकाउंटिंग, फाइनेंस। लेकिन वो नहीं भी कर सकते तो भी आप जो भी नौकरी पा रहे हैं, अगर आपने मन के अंदर के बंदे को ठीक से संभाल लिया तो आप अमीर बन के ही मरेंगे। जिस आदमी का माइंड उसके रेगुलेशन में, कंट्रोल में नहीं होता, वो आदमी फिर फस्कॉन की तरह ख़त्म होता है। तो इस रूल का नाम क्या रखेंगे? सॉलिड मनी रूल में फर्स्ट रूल आज जो हमने पढ़ा, उसका क्या नाम रखेंगे? एक चीज तो ये कह रहे हैं कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाती है जो फॉर्मूला देखते हो आप, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, तो वो जान आना चाहिए, है ना? नहीं, खाली थियोरेटिकल नॉलेज नहीं। थियोरेटिकल नॉलेज तो आपको कॉलेज में मिलेगा, ठीक है, आप शायद किताब पढ़ लो तब भी मिलेगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करते हो तो आपका बिहेवियर कैसे बदलता है ये कोई बताता नहीं, और जब वो बदल जाता है तो हम धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरते जाते हैं। हम्बल तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम्बल होना चाहिए, लेकिन जब पैसा आता है तो कोई हम्बल थोड़ी होता है, तो घमंडी हो जाता है। और एक घमंडी आदमी पैसे के साथ भी घमंडी हो जाता है। हर जगह पर उसको दिखाई देता है कि मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ। ऐसे बहुत सी चीज़ें उसको दिमाग में कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती हैं। सब कुछ सही पता है, हर किसी को पता है कि लोन लेने से, अरे आज हम लोग कहीं वॉक कर रहे थे, एक आदमी बोलता है उधारी में डूब गया। जब भी किसी को उधार के लिए कहा जाता है तो कहा जाता है उधारी में डूब गया। हमारे शब्दों में ही डूबना शब्द यूज़ होता है उधारी के लिए, लेकिन लोग बड़ी बड़ी कंपनीज खोल लेते हैं उधार लेकर के और बैंकरप्ट भी हो जाते हैं। तो क्यों हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद अमीर नहीं रह पाते, ये सवाल है। पैसा कमाने के बावजूद अमीर नहीं रह पाते, ये सवाल है। और इसका जवाब क्या है? आज बाकी सब जगह ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको बहुत डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, लेकिन अमीर रहने के लिए, अमीर बनने के लिए और रहने के लिए क्या चाहिए आपको? सॉफ्ट स्किल, सही बिहेवियर। अगर वो आपने संभाल लिया पूरी ज़िंदगी तो आप मिस्टर रीड की तरह, रोनाल्ड रीड की तरह दबे हुए छुपे हुए करोड़पति होंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये चीज़ मुझे जब मैंने अपना गलत प्रॉपर्टी ली थी लखनऊ वाली, तब समझ में आया था कि मेरे पास पैसे थे उस समय, 5.5 लाख रुपए मैंने ऐसे ही दे दिया ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन की रजिस्ट्री भी करा ली, और जब ज़मीन डूबा, मिला नहीं मुझे, तब मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ये ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। और इनके साथ जो ज़मीन खरीदा था मैंने, वो भी ऐसे एक ओवर कॉन्फिडेंस में खरीदा था। और मैं बता दूं आप लोगों को, उस समय जब मैंने दोनों प्रॉपर्टीज़ खरीदी, मेरे बैंक अकाउंट में फिर मैंने पैसे ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए थे। यही होता है हमारा माइंड, जब नंबर्स को ज़्यादा वैल्यू देता है फाइनेंस में, और आसपास के लोगों की बातचीत को ज़्यादा वैल्यू देता है। अपनी समझ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट
अपने इमोशंस को नहीं समझता हो। अगर केवल अपने बिहेवियर को समझ सकें और हम कैसे बिहेव करेंगे अलग अलग सिचुएशन में, वो आप हमको कैसे नहीं, ऐसे नहीं पता चलेगा। ये एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको दिखाई देगा। हमारे आँख के सामने भाई रोनाल्ड जेम्स रीड और मिस्टर रिचर्ड फस्कॉन हमारे आँख के सामने, हम नागपुर गए थे, वो हमारे आँख के सामने लोगों के डिवोर्स होते हैं, हमारी आँख के सामने होते हैं, लोग सुसाइड करते हैं, हमारी आँख के सामने होते हैं, और हमको लगता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, बशर्ते आप अपने बिहेवियर को अपने कंट्रोल में रख सकें। तो आज का मनी रूल क्या है? You don't have to be smart. It all depends on how you behave. Getting rich and staying rich has very little to do with your smartness and too much to do with your behavior. ये है, ठीक है।